सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्परां। नमो जनभाषायै संस्कृताय मित्राणि। शूद्रक और अग्निमित्र की राजधानी विदिशा से मैं तेजेंद्र आचार्य आज आप सभी के समक्ष पुनः प्रस्तुत हूँ। कुछ गत माहों से नियमित वीडियोस नहीं आ रही थी, यद्यपि थोड़ी व्यस्तता भी थी और थोड़ा हमारा भी मन जो सोशल मीडिया से दूर हो गया था, है ना। थोड़ा विरक्त हो गए थे सोशल मीडिया से। पूर्णतः नहीं हुए थे, थोड़े ही हुए थे। इंस्टाग्राम पर हम या अभी फेसबुक जो पेज था उसमें भी थोड़ी दिक्कत आई, तो उसके लिए भी हम बहुत प्रयत्नरत हैं। ना तो वह पुनः हमारे लिए रिकवर हो पा रहा है और ना ही वह डिलीट हो पा रहा है, तो उसमें भी लगे हुए थे। अब पुनः एक श्रृंखला प्रारंभ कर रहे हैं। पूर्व में हमने CUET जो UG की परीक्षाएं थीं उनके लिए तैयारी करवाई थी। बहुत सारे लोगों का शुभाशंसाएँ हमारे पास आईं, बहुत सारे लोगों ने अपना अपना जो विचार था वह प्रकट किया। तो उसी को परिप्रेक्ष्य में रखते हुए हमने UGC की भी तैयारी करने के लिए कहा था, JEE के लिए कहा था। यद्यपि कुछ व्यस्तताओं के कारण, समस्याओं के कारण हम नहीं करवा पाए, है ना। और UP TET की भी तैयारी करवाने का हमने कहा था, इंस्टाग्राम पर मैंने मैसेज किया था, पर इन्हीं व्यस्तताओं के कारण संभव नहीं हो पाया है। पर अब हम B.Ed की तैयारी करवाने के लिए कह रहे हैं और यह पूर्णतः जितना हम संभव कर सकते हैं, जितना मेरे अंदर ज्ञान है उतना मैं प्रयास करूंगा कि आप लोगों तक पहुंचे और आप लोग सरलता से इस जो भी B.Ed में आपको समस्याएं आएंगी उन सब का हम सामना करेंगे, उनका हम मर्दन करेंगे, प्रयास करते हैं उनका। तो उसी B.Ed का जो पूर्ण सिलेबस है उसका हम अभ्यास करेंगे। उसमें क्या क्या चीज़ें जो काम की हैं, किससे पढ़ें, कहाँ से अभ्यास करें, कितना पढ़ना है, क्यों पढ़ना है और किस लिए पढ़ना है, ये सब चीज़ों का हम धीरे धीरे अभ्यास करेंगे। तो आज हम सिलेबस की ही जान लेते हैं कि सिलेबस क्या है। शिक्षा शास्त्री सिलेबस, इसका कोड ACQ P01 आप लोग जानते ही हैं, है ना। शिक्षा शास्त्री इसको हम संस्कृत में शिक्षा शास्त्री कहते हैं और आंग्ल भाषा में B.Ed कहते हैं। ठीक, ये कुछ उसके नोट्स दिए गए हैं। आंग्ल भाषा में हम उतने पारंगत हैं नहीं, आप लोग सब विद्वान हैं, सभी जानते हैं। अब तो किस पुस्तक से पढ़ना उचित रहेगा, यह भी बहुत सारे लोग पूछेंगे। तो देखिए, एक पुस्तक से पढ़ना मैं तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं मानता हूँ। जो घाट घाट का पानी पीता है वह ही विद्वान बनता है। इसलिए आप जितनी अधिक पुस्तकें पढ़ सकते हैं, मैं जो पुस्तकें आपको बताऊंगा उनसे इतर भी अगर आप पुस्तकें पढ़ें तो भी कोई दोष नहीं है, क्योंकि पुस्तकें पढ़ने से आपका ज्ञानवर्धन होगा। आप एक ऐसे क्षेत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं जहाँ पर आपको आपसे भी अधिक विद्वान लोग मिलेंगे। इसीलिए अपना ज्ञान और वर्धन करें, समय के साथ अपने आप को पूर्ण ना मान लें। अर्जुन किस लिए महान बना? क्योंकि अर्जुन ने अपनी विद्या का न कभी दर्प किया, ना ही उसकी पूर्णता स्वीकार की। वह सदैव निरंतर लगा रहा कि मुझे इससे भी आगे सीखना है, इससे भी आगे सीखना है। गीता का भी 2 बार श्रवण किया उसने। एक बार श्रवण करने के बाद पुनः श्रवण किया, क्योंकि उसके अंदर का जो जिज्ञासु व्यक्ति था उसको शांति प्राप्त नहीं हुई थी। इसलिए हमारे अंदर का जो जिज्ञासु व्यक्ति है, हमारे अंदर का जो छात्र है, उसको निरंतर अध्ययन करते रहना चाहिए, निरंतर पढ़ना चाहिए। अगर हमने अध्ययन करना छोड़ दिया, पढ़ना छोड़ दिया, तो यह हमारे लिए बहुत दौर्भाग्य की बात है कि हम अपने कृत्य में, जो एक छात्र का धर्म है, उस धर्म में स्थित नहीं है। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि स्वधर्मेन धनश्रेय, अपने धर्म में मरना भी बहुत औचित्यपूर्ण है। परधर्मो भयावह, दूसरे के धर्म में नहीं घुसना चाहिए। धर्म शब्द से वहाँ नियम कायदे जो आपके अंदर धारणा धर्म मित्याहु, है ना। धर्मो धार्यते प्रजा, आप सभी लोग परिचित हैं। तो इसलिए अपने जो छात्र धर्म है उसमें ही अवस्थित रहिए, उस छात्र धर्म को ही पालन करिए। अब आते हैं विषय पर। तो शिक्षा शास्त्री के लिए बहुत सारे लोग जय हो से पढ़ रहे हैं, बहुत सारे लोग चिरंतनी से पढ़ रहे हैं और बहुत सारे लोग अन्य अन्य पुस्तकों से पढ़ रहे हैं। हमें भी पूर्णतया जानकारी नहीं है। जो जिस पुस्तक से पढ़ रहा है, जिसको जिसमें सुविधा लगे, जिसको जिसमें पसंद आए, मज़ा आए, वह उसी पुस्तक से पढ़िए। हम किसी पर दोषारोपण नहीं करेंगे, लेकिन किसी एक पुस्तक से पढ़ना मैं औचित्यपूर्ण नहीं मानता हूँ। यह मेरा व्यक्तिगत मत भी है और आप लोग अगर चाहें तो बिल्कुल भी एक पुस्तक से ना पढ़ें। यद्यपि हम खुद आपको कई पुस्तकों से पढ़ाएंगे, एक पुस्तक से तो ना पढ़ाने वाले, भले ही आपको कितनी ही परेशानी हो, है ना। क्योंकि एक पुस्तक से पढ़ना
एक पुस्तक के लेखक अपनी बुद्धि के अनुसार लिखते हैं, मूल बात है लेखक की, तो वह लेखक अपनी बुद्धि के अनुसार लिखेगा, उतनी बुद्धि के अनुसार आपको पढ़ना पड़ेगा कि इसने लिख दिया। जैसे किसी ने वेद शब्द की व्युत्पत्ति दी, अब किसी ने एक ही धातु ली, वेद धातु, अब कोई और विद्वान होगा उसने 2 धातुएं ले ली, विद धातु, और किसी ने 3 ले ली। अब किसी विद्वान की अगर आप पुस्तक पढ़ेंगे तो वहाँ 6 धातुएं विद का 6 धातुएं विद हैं, वेद के समानार्थक समान वेद धातु हैं, तो उनसे भी वह वेद शब्द की उत्पत्ति होती है, 6 धातुओं से वेद शब्द की उत्पत्ति होती है। तो उन 6 के 6 प्रकार बताए, तो आपको अलग अलग जब आप पुस्तकें पढ़ेंगे तो अलग अलग ज्ञान प्राप्त होगा, है ना। कहीं जो मतभेद होंगे वह भी आपको प्राप्त होंगे कि यहाँ यह मतभेद है, यहाँ कह दिया कि यह उपनिषद है, वहाँ कह दिया कि यह उपनिषद है, यह उपनिषद वहाँ क्यों नहीं। तो यह चीज़ जब आप अलग अलग पुस्तकें पढ़ेंगे तब आपके समक्ष आएगी कि यहाँ यह समास बन रहा है, वहाँ वह समास क्यों नहीं बना, वहाँ वह समास उसमें लिखा था कि वहाँ पर यह समास है और यहाँ पर यह समास बता रहा है। जब आप अलग अलग पुस्तकें पढ़ेंगे तो आपका जो दिमाग है, आपका जो मस्तिष्क है, वह नई नई क्रियाओं को जन्य उत्पन्न करेगा, उससे आपके दिमाग में फुर्ती आएगी थोड़ी। वो जो बहुत दिनों से जाम हो गया था अब वह जाम खुल जाएगा, क्योंकि नई नई पुस्तकें पढ़ेंगे और पठन से ही ज्ञान की अभिवृद्धि होती है। ठीक, तो इसलिए अगर आप जय हो पढ़ रहे हैं, यद्यपि जय हो में पूर्ण सिलेबस नहीं है, वह MP टेट के लिए है, वर्ग 1 वर्ग 2 के लिए, तो उससे पढ़ना औचित्यपूर्ण नहीं है। पर शब्द रूप हैं, धातु रूप हैं, वैदिक वाङ्मय इत्यादि जो विषय उसमें हैं सिलेबस के अनुसार वह आप पढ़ सकते हैं। फिर दूसरी बात है, जो चिरंतनी से पढ़ रहे हैं अथवा किसी चिरंतनी के ही जो समान कोई पुस्तक है उससे पढ़ रहे हों, है ना, तो भी आप पढ़ रहे हैं, अच्छी बात है, पढ़िए, उसमें भी बहुत चिरंतनी तो मैं ये मानता हूँ कि लगभग 99% सिलेबस आपका कवर कर लेती है। 99 तो नहीं कहेंगे, लगभग 75% कह देंगे, 75% तक आपका जो सिलेबस है 75% तक वह कवर कर लेती है। तो अगर चिरंतनी से पढ़ रहे हैं तो और अच्छी बात है। और अगर आप लोग किसी अन्य पुस्तक से पढ़ रहे हैं, अब हमें जानकारी नहीं है, जो अगर सिलेबस के अनुसार उसमें सब व्यवस्थित है तो पढ़िए बिल्कुल, और सिलेबस के अनुसार नहीं है तो जो सिलेबस में है वह पढ़िए, उससे इतना ना पढ़ें। अगर मन है, आपकी इच्छा है तो पढ़िए, कोई दिक्कत भी नहीं है हमारे लिए, पर सिलेबस का ही पढ़ें तो ही बेहतरीन है, अच्छा है, बेहतर है। पर अगर सिलेबस से इतर भी पढ़ना है तो भी पढ़ सकते हैं, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। अब मूल बात जो आती है कि भाई शब्द रूप हैं, धातु रूप हैं, इतने सारे, यहाँ सिर्फ लिखा है शब्द रूप, धातु रूप, संधि, समास, समास के तो उन्होंने लिख दिए नाम, पर आपको ये नहीं पता कि किस प्रकार के धातु रूप आएंगे, किस प्रकार के शब्द रूप आएंगे, किस प्रकार की संधियाँ आएंगी। तो जब किसी चीज़ का पूर्णतया बोध नहीं होता तो समझ लीजिए वह पूर्ण ही ग्रहण की जा रही है। जैसे कह दिया कि ब्राह्मण, तो इस ब्राह्मण पद से सभी प्रकार के ब्राह्मणों का ग्रहण हो गया। अब वह चाहे आप कहें कि इन ब्राह्मणों का ग्रहण नहीं हुआ, उन ब्राह्मणों के बारे में नहीं कहा, तो एक केवल ब्राह्मण पद कह देने से सभी ब्राह्मणों का ज्ञान हो गया। जैसे कह दिया देश, तो एक देश कहने से सभी देशों का ज्ञान हो गया, सभी देशों की जानकारी मिल गई। यदि वहाँ पर संयोग विप्रयोगश्च साहित्य दर्पण का नियम लगाएंगे तो अलग विषय बन जाएगा, क्योंकि आगे पीछे कोई देश की चर्चा होगी तो उस देश को हम ग्रहण कर लेंगे। पर यदि उस किसी देश की चर्चा नहीं है तो वहाँ देश शब्द कहने से सभी देशों का ग्रहण हो जाएगा, ब्राह्मण शब्द कह देने से सभी ब्राह्मणों का ज्ञान हो जाएगा। उसी प्रकार से शब्द रूपानी कह देने से आगे पीछे कोई शब्द रूप का ज्ञान नहीं है, इसलिए यहाँ पर शब्द रूप कह देने से हमें सभी प्रकार के शब्द रूपों को समझ लेना चाहिए। अब जितने भी शब्द रूप हैं, यद्यपि एक मूल बात बता रहा हूँ मैं, रटंत विद्या का बिल्कुल उपयोग मत करिएगा। जो लोग विद्वान हैं, अपने आप को विद्वान समझते हैं, अच्छी बात है भाई, आप लोग अपने आप को विद्वान समझते हैं, तो वह अधिक उत्साह में भी ना आए। और जो लोग सोच रहे हैं कि बीएड का एंट्रेंस बहुत टफ होता है, कठिन होता है, तो वह भी ऐसा ना सोचें, क्योंकि ना इसको कठिन समझना है ना इसको सरल समझना है, यह एक मीडियम स्तर का है ना। अगर आप कहें कि नेट JRF थोड़ा कठिन है तो हम मान लेंगे कि हाँ भाई उसको आप कठिन कह सकते हैं, पर अगर आप बीएड के एंट्रेंस को कठिन कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं यह आपकी ही मानसिक विकलांगता है, आपकी ही कहेंगे कमजोरी है, बीएड के एंट्रेंस की कमजोरी नहीं है। इसलिए आप जो भी है उसको ना अधिक कठिन समझिए ना अधिक सरल समझिए, मध्यम स्तर पर ही रखिए, और मध्यम स्तर ये ही है, अधिक कठिन नहीं है। आपने जो अब तक पढ़ा है वही चीज़ है, आपने यही सब पढ़ा होगा। आपकी जो गत वर्ष डिग्री हो, अगर आप BA से संस्कृत कर रहे हैं, शास्त्री कर रहे हैं, प्रतिष्ठा कर रहे हैं,
और भी जो अन्य आपने डिग्री की होंगी 11वीं 12वीं में, और छठी 7वीं, छठी से लेकर संस्कृत प्रारंभ हो जाती है एमपी बोर्ड में। तो अगर आप छठी से संस्कृत पढ़ रहे हैं तो अब तक शब्द रूप धातु रूप तो आपको कई याद हो गए होंगे। तो बड़ी अच्छी बात है अगर आपको शब्द रूप याद हो गए हों, ना याद हुए हों तो याद करना शुरू कर दीजिए। अकारांत, इकारांत इत्यादि, ईकारांत, उकारांत, ऋकारांत, है ना, जो भी शब्द रूप हैं स्वरांत वाले अथवा व्यंजनांत वाले जो है, जैसे नकारांत शब्द हैं, तकारांत शब्द हैं, सकारांत शब्द हैं, उन सभी शब्दों में से करना क्या है, जितने भी प्रकार के शब्द रूप हैं, जैसे अजंत में जितने शब्द हैं वो एक एक प्रकार के उठा लीजिए। जैसे राम शब्द क्या है, अकारांत है, उस अकारांत शब्द को पकड़ लीजिए, फिर उसके अनुरूप ही सभी अकारांत शब्द बन जाएंगे। फिर इसी प्रकार से मति शब्द है, इकारांत है, हरि शब्द है, इकारांत है, मति स्त्रीलिंग में है और हरि शब्द पुल्लिंग में है। तो एक पुल्लिंग का एक स्त्रीलिंग का याद कर लीजिए। उसी प्रकार से रमा शब्द है, आकारांत है, रमा के रूप याद कर लिए तो सभी आकारांत शब्द रूप याद हो गए ना। उसके बाद चलते हैं ईकारांत में। ईकारांत में स्त्रीलिंग में शब्द है नदी, पुल्लिंग में शब्द है पपी, पपी अर्थात सूर्य, पपी, पप्यु, पप्या नदी के समान ही चलते हैं पर कहीं कहीं भेद हो जाता है, तो वह एक बार नज़र मार लीजिएगा पपी शब्द पर ही। तो ईकारांत स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों रूप में समझ लीजिएगा, ठीक। अब आगे चलते हैं उकारांत पर। उकारांत में भी दोनों प्रकार के, जैसे स्त्रीलिंग में धेनु है, पुल्लिंग में गुरु है। तो इस प्रकार से आप आगे के सभी शब्द रूपों को पढ़ सकते हैं। उकारांत है, बधु शब्द है, दीर्घ उकारांत, है ना। एकारांत शब्द भी मिलेंगे आपके लिए आगे, हा हा हु इत्यादि जो शब्द हैं, हु शब्द दीर्घ उकारांत है। तो ये सब शब्द रूप आपको याद करने हैं। एक एक शब्द रूप याद करिएगा हर प्रकार के, और शब्द रूपों को किस प्रकार से याद करना है। जैसे किसी ने कहा कि षष्ठी बहुवचन अकारांत में क्या बनेगा, तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए रामाणाम, कृष्णाणाम, है ना। और जो भी है, जिस प्रकार के शब्द रूप होंगे उस प्रकार से आपको समझ लेना चाहिए। जो शब्द होगा उसका षष्ठी बहुवचन तुरंत आना चाहिए आपके दिमाग में। ऐसा नहीं कि आप वहाँ राम राम रामा रामम राम रामान ये याद कर रहे हैं, ये पद्धति पुरानी हो चुकी है। आपका दिमाग, इसी दिमाग ने AI बनाया है, इसी दिमाग ने कंप्यूटर बनाया है, इसी दिमाग ने पुस्तकें लिखी हैं, इसी दिमाग ने बड़े बड़े शोध किए हैं। तो अपने दिमाग को थोड़ा विकसित कीजिए और तुरंत शब्द रूपों में अपनी पैठ बनाइए। जैसे सामने वाले ने कह दिया रामाणाम कहाँ बनेगा, तो आपको तुरंत पता होना चाहिए षष्ठी बहुवचन में बनेगा। रामेभ्यः कितनी बार बनता है ना। रामाभ्याम कितनी बार बनता है, रामयोः कितनी बार बनता है, कहाँ कहाँ बनता है, ये सब चीज़ आपको ज्ञात होनी चाहिए। ज्ञात होने से क्या लाभ है? लाभ यही है कि आपकी परीक्षा में इसी प्रकार से प्रश्न आएंगे। यह नहीं पूछेंगे कि राम शब्द के शब्द रूप लिखिए, ये पूछेंगे कि रामाणाम कहाँ बन रहा है। क्योंकि शब्द रूप पूछने से क्या मतलब, शब्द रूप तो छठी क्लास का बच्चा लिख देता है पूर्ण, आपसे कुछ अलग पूछेंगे। इसलिए आपको शब्द रूपों की महत्वपूर्ण जानकारी होनी चाहिए, अंदर घुस के पढ़िए, ठीक है। हर शब्द रूप को ऐसे ही पढ़िए कि गुरु की षष्ठी में क्या बनेगा, है ना, और एक वचन द्विवचन में क्या बनेगा, और भी जो शब्द रूप हैं, है ना, उन सब का अध्ययन कर लीजिए। वैसे देखिए सबसे सरल होते हैं। व्यक्ति जड़ता किससे है? व्यंजनांत शब्दों से, जिनको हम कहते हैं हलंत शब्द। हलंत शब्दों से बहुत डरते हैं लोग, पर जिसने एक स्त्रीलिंग का, एक पुल्लिंग का, एक नपुंसक लिंग का शब्द रूप याद कर लिया, उसको अन्य किसी भी हलंत शब्द का याद नहीं करना। किसी भी एक हलंत को पकड़ लीजिए और उसको याद कर लीजिए, बाकी सब समान ही बनेंगी, थोड़ा बहुत अंतर होगा। हलंत शब्द रूप तो सबसे सरल होते हैं। सबसे ज़्यादा मतभेद आपको मिलेगा स्वरांत में, जबकि लोग स्वरांत को सरल समझते हैं, हलंत को कठिन समझते हैं, जबकि सबसे सरल चीज़ वही है। तो इसलिए अगर आपको पढ़ना है तो एक एक शब्द रूप पढ़िए, बढ़िया अच्छे प्रकार से पढ़िए। रटना नहीं है, समझना है। अब आपको चीज़ रटनी नहीं है, समझनी है, और अच्छे प्रकार से समझनी है। शब्द रूपों का बिल्कुल विशिष्ट अभ्यास कीजिए, है ना। कोई भी शब्द रूप नहीं छूटना चाहिए। आपसे ये नहीं पूछेगा, मैंने तो राम शब्द का केवल उदाहरण दिया है, आपसे तदत शब्द पूछ सकता है, पठत शब्द पूछ सकता है। क्षत्रिय प्रत्ययान्त शब्द हैं ये, तदत, पठत, लिखत, है ना, इत्यादि शब्द। इनके पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग के रूप पूछ सकता है, अथवा और भी जो सरित शब्द है ना, और नभस शब्द है। ऐसे कई शब्द जो हलंत शब्द में है, जिनका कोई अभ्यास नहीं करता, जिनको कोई पढ़ता नहीं है, ऐसे शब्द रूप ही आपसे पूछे जाएंगे। इसलिए किसी भी शब्द रूप को छोटा ना समझें, लगभग सभी शब्द रूपों को एक बार आवृत्ति करें, सबको समझ लीजिए, और उनके जो प्रकार हैं, प्रकार को तो रट लीजिए, है ना। बाकी जो उनका अन्य शब्द रूप समानांतर हैं, जिनमें कहीं कहीं अंतर दिख जाता है, उनका थोड़ा थोड़ा अभ्यास करिए, समझ लीजिए, अच्छे प्रकार से दिमाग में बैठा लीजिए कि यहाँ यहाँ यह भेद होता है। शब्द रूप याद करने की वही ट्रिक है कि कहाँ कहाँ भेद है और कहाँ कहाँ समानता है। जिस दिन आपने समानता और भेद को समझ लिया, उस दिन आपको सभी प्रकार के शब्द रूप याद हो गए, समझो। अब आते हैं धातु रूपों पर। तो धातु रूप आप सभी लोग जानते ही हैं। धातुएँ
धातुओं में कई भेद हैं, है ना। सकर्मक, अकर्मक, द्विकर्मक, सेठ, अनिट, बेट, कई प्रकार के आपको भेद मिलेंगे धातु रूपों में, पर हमें यहाँ पढ़ना है केवल 2 प्रकार के भेद, कर्तरी, कर्मणि। यद्यपि आगे सन्नंत का भी प्रयोग है ना, नीचे लिख दिया है इन्होंने, सन्नंत भी है इसमें, हाँ। निजंत और सन्नंत 2 प्रकार की धातुएं और हैं। अब निजंत क्या होता है, सन्नंत क्या होता है, वो जब हम पढ़ाएंगे आपके लिए समझा देंगे। और निजंत और सन्नंत में भी दोनों प्रकार के वाक्य बनते हैं, कर्तरी, कर्मणि। वैसे हम सामान्य पढ़ रहे हैं, यह सामान्य धातु जैसे आपने पढ़ा होगा भवति, भवति का ही कर्म में रूप बनता है भूयते। पठ का पठ्यते, पठति रूप पढ़ा होगा आपने, पठ्यते रूप भी बनता है ना। ठीक, तो इस प्रकार से कई धातुओं के आपको कर्तरी और कर्मणि दोनों प्रकार के शब्द रूप याद करने होंगे। कर्तरी वाच्य वाले कर्तरीवाच्य में प्रयोग में आते हैं और कर्मणि वाले कर्मवाच्य और भाववाच्य में प्रयोग में आते हैं। इसलिए धातु रूप याद कर लीजिए। धातु रूप भी उसी प्रकार से याद करने हैं कि पठ धातु लट्लकार मध्यम पुरुष द्विवचन में क्या रूप बनता है, तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि ये रूप बनेगा। ठीक उसी प्रकार से अन्य लकारों में क्या क्या रूप बनेगा वो सब आपको समझना है, क्योंकि अब पूछेगा यही, ये नहीं पूछेगा पठ धातु लट्लकार के रूप लिखिए तो आप लिखने लगे। संधियों में आ जाइए। संधियों में भी वही समस्या है ना। संधि बहुत विशिष्ट चीज़ होती है, संधि को पढ़ने में बहुत दिमाग की आवश्यकता होती है। यद्यपि बहुत कठिन विषय नहीं है, पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन इसी में उत्पन्न होता है कि भाई यहाँ यह संधि करें कि ये ना करें, कि ये होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए संधि शब्द जो है बड़ा ही गूढ़ रहस्य वाला है। पराह सन्निकर्षः संहिता, है ना, संहिता ही संधि है। तो इसलिए संधियों को हम पढ़ेंगे तब आपको समझा देंगे कि कहाँ कहाँ क्या क्या फ़ायदेमंद है, क्या क्या। वैसे तो संधि जितने भी प्रकार की हैं सभी आपको आनी चाहिए। ना आ रही हो तो कम से कम ट्रिक तो याद कर लीजिए कि भाई स्वर से पहले कोई विसर्ग आएगा तो विसर्ग का लोप हो जाएगा, यदि उस विसर्ग से पहले कोई स्वर ना हो तो ऐसी आपको कुछ ट्रिक्स हैं। अगर आपको विसर्ग संधि नहीं समझ में आ रही तो ट्रिक से याद कर लीजिए। व्यंजन संधि समझ में नहीं आ रही तो ट्रिक से याद कर लीजिए। अगर स्वर हल संधि समझ में अच संधि समझ में नहीं आ रही है तो अच संधि की ट्रिक से याद कर लीजिए। ये सबसे सरल चीज़ है। अगर आप सूत्र याद कर लें तो भी बहुत बड़ा आपका कल्याण हो जाएगा, क्योंकि सूत्र से ही आगे की सब प्रक्रिया बन रही है। पर सूत्र भी लोगों को समझ में नहीं आते, यह भी एक बड़ी दुविधा की बात है। अब आगे आते हैं समासों पर। समास भी हमारे पास कई प्रकार के लगे हुए हैं, है ना। समसनम समासः, समास अव्ययी भाव समास है, तत्पुरुष समास है, द्वंद्व समास है, द्विगु समास है, कर्मधारय समास है, नए और बहुब्रीहि। बहुत ही सरल समास में बहुत आनंद आता है। समास बड़े ही सरल होते हैं, उनको पढ़ने में बड़ा आनंद आता है। अव्ययी भाव समास जहाँ अव्यय पहले हो, तत्पुरुष समास जहाँ पर उत्तर पद प्रधान हो, है ना। द्वंद्व द्विगु आप सभी लोग समझते ही हैं, जहाँ दोनों पद समान हो, उभय पद प्रधान हो, वहाँ द्वंद्व होता है, संख्यावाची द्विगु होता है। कर्मधारय समास में विशेषण विशेष्य का संबंध होता है, नए में अन और आ का प्रयोग होता है, बहुब्रीहि समास में अन्य पद प्रधान होता है ना। अव्ययी भाव में पूर्व पद प्रधान होता है। ये समास का सारलीकरण है। आगे आते हैं कारकों पर। तो कारक से यहाँ विभक्तियाँ समझ लीजिए। ये कर्तरी, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण इत्यादि विभक्तियों को आपका अध्ययन करना है। किस प्रकार से अध्ययन करना है कि इनके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, सूत्रों के अनुसार पढ़ना है आपके लिए। फिर उपपद विभक्ति, उपपद विभक्तियाँ जो है इनका भी अभ्यास करना है। उपपद विभक्तियाँ होती कैसी हैं, जैसे बिना है, नाना है, नमः, स्वस्ति, स्वाहा, है ना, समर्थ है, इत्यादि कई शब्द हैं जिनके शब्दों के योग में जब विभक्ति होने लगती है तो उसको उपपद विभक्ति कहते हैं ना। जिन्होंने अव्ययी भाव समास पढ़ा होगा उनको पता होगा उपपदम में कौन सा समास है, तो उन्हें पता भी होगा। ठीक, तो रामस्य समीपम उपरामम, उसी प्रकार से पदस्य समीपम उपपदम। तो इस प्रकार से यदि हम समझ रहे हैं कि पद के कारण कभी विभक्ति लगने लग जाए, जैसे बिना के योग में द्वितीया तृतीया पंचमी विकल्प से होती है, उसी प्रकार से समर्थ के योग में, नमः के योग में, स्वस्ति के योग में, स्वधा के योग में चतुर्थी होती है। ऐसे जब आप समझने लग जाएं, साधु साधु प्रयोगे च सप्तमी होती है साधु साधु के प्रयोग में, है ना। किसी गण में से किसी एक व्यक्ति को निकालना है तो वहाँ पर सप्तमी षष्ठी विकल्प से होती हैं। तो इस प्रकार से जब उपपद विभक्तियाँ आप समझ जाएंगे तो बहुत आपके लिए लाभदायक रहेगा। जब हम उपपद विभक्तियाँ पढ़ाएंगे तब और विस्तृत कर देंगे। कृदंत, कृत हो अंत में जिनके वो कृदंत कहलाते हैं, कृत प्रत्यय होते हैं, तो इन प्रत्ययों का हम अध्ययन करेंगे तब आपको बताएंगे। साथ में आपको निजंत पढ़ना है। निजंत निज प्रत्यय जो से बनने वाली धातुओं से फिर धातु रूप बनते हैं उनको निजंत कहते हैं। सन प्रत्यय से बनने वाली धातु
से बनने वाले धातु रूपों को सन्नंत कहते हैं, है ना। तद्धित शब्दों का भी अभ्यास करना है। इनमें भी अपत्यार्थक, मतुप, बतुप और स्त्री प्रत्यय हैं कुछ, टाप, गीप, गीस, इन प्रत्ययों का अभ्यास करना है। टाप तो आप सभी लोग समझते ही हैं। गीप, गीस में थोड़ा अधिक मतभेद, थोड़ा कन्फ्यूज हो सकते हैं, तो उसका भी हम अभ्यास और विस्तृत कर लेंगे। वाच्य में कर्तव्यवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य हैं, इनको आपको समझना है। जहाँ कर्ता के अनुसार क्रिया चल रही है वहाँ कर्तृवाच्य, जहाँ कर्म के अनुसार क्रिया चलती है वहाँ कर्मवाच्य, और जहाँ क्रिया में कर्म ना हो, यानी कर्म ना हो ऐसे वाक्य में हम उसको हम भाववाच्य कहते हैं। जैसे रामेण भूयते, तो वहाँ कर्म नहीं है, और भू धातु अकर्मक है, इसलिए कर्म हो भी नहीं सकता, चिंता मत लीजिए। और वर्तनी गता अशुद्धि, जो वर्तनी में हम शब्द कोई वाक्य लिखते हैं, शब्द लिखते हैं, उसमें जो अशुद्धियाँ आ जाती हैं उनका परिमार्जन आपको करना है। फिर आते हैं वैदिक मांग में सेक्शन 2 में। ये सेक्शन 1 था, इसमें आपको प्रोफिशिएंसी इन संस्कृत लैंग्वेज, संस्कृत लैंग्वेज में आपकी जो प्रोफिशिएंसी है, अब हमें नहीं पता प्रोफिशिएंसी क्या होती है, वो जानना था। हो सकता है इसका अर्थ यही है कि आपने संस्कृत भाषा का जो आपका कौशल है वह कितना अच्छा है। फिर संस्कृत लिटरेचर यानी संस्कृत साहित्य, इसमें आपको वैदिक वाङ्मय लगा है। वैदिक वाङ्मय से समझ लीजिए कि जो भी वेद, उपनिषद इत्यादि, आरण्यक इत्यादि हैं उनका आपको अध्ययन करना है। इसमें भी ब्राह्मण ग्रंथों का, आरण्यक ग्रंथों का, उपनिषदों का, वेदांत का, दर्शन का, पुराण, रामायण, महाभारत, महाकाव्य, कवि, नाटक, गद्य, पद्य, चंपू, आधुनिक रचना और रचनाकार, इन सब का आपको अभ्यास करना है। ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद से आप परिचित होंगे ही, वेदांत, दर्शन इत्यादि से भी आप परिचित हैं ही, पुराण से भी परिचित होंगे, रामायण से भी परिचित होंगे, महाभारत, महाकाव्य इत्यादियों से भी परिचित हैं। कवि जो हमारे पुराने कवि हैं और आधुनिक कवि भी लगे हैं, ठीक। और नाटक इत्यादि भी आपने पढ़े ही होंगे, ना पढ़े हो तो हम आपको उसी समय बताएंगे सब। गद्य, पद्य, चंपू इत्यादि का भी आप लोग अभ्यास कर सकते हैं। आधुनिक रचना और रचनाकार, ये थोड़ा कठिन विषय है। इस विषय में अभी तक हमें कुछ ज़्यादा LM भी नहीं मिला है, और अगर मिलता है तो अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो फिर हम कुछ खोजेंगे, कहीं से न कहीं से ढूंढ कर लाएंगे। आधुनिक रचना और रचनाकार, ये बहुत अच्छा पॉइंट है जो जोड़ना चाहिए, इस चीज़ में जोड़ दिया है तो अच्छा किया इन लोगों ने। आधुनिक कवियों के बारे में भी हमें जानकारी होनी चाहिए। फिर आता है टीचिंग एप्टीट्यूड, ये थोड़ा कठिन विषय है। जिन लोगों ने कभी ज़िंदगी में टीचिंग एप्टीट्यूड नहीं पढ़ा होगा उन लोगों के लिए कठिन ही लगेगा। हमने भी नहीं पढ़ा है, हम भी कोई देवलोक से नहीं आए हैं, पर अब इसको पढ़ना है हमारे लिए और इसका अभ्यास करना है, इसको समझना भी है। इसमें हमें पढ़ना है शिक्षा, शिक्षा के उद्देश्य, शिक्षक के गुण, शिक्षण सिद्धांत, शिक्षा क्या है, शिक्षा के उद्देश्य क्या है, शिक्षक में क्या क्या गुण होने चाहिए, शिक्षण के क्या सिद्धांत होने चाहिए, बच्चों को कैसे पढ़ाएं, कैसे समझाएं, कैसे लिखवाएं इत्यादि, अनुशासन, क्लास में आपको कैसे रहना है, वो शिक्षणाभिवृत्ति, आपकी कैसी अभिवृत्ति होनी चाहिए, कक्षा प्रबंधन, किस प्रकार से आपको बच्चों को समझाना है, पढ़ाना है, उसकी क्लास में कोई मस्ती न करे इत्यादि जो चीज़ें हैं वो सब समझाएंगे। शिक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या है, वो सब चीज़। शिक्षणोद्देश्यानि ना, शिक्षण के उद्देश्य क्या हैं, प्राचीन शिक्षा, शिक्षा का मनोविज्ञान, शिक्षा का इतिहास, शिक्षा दर्शन, शिक्षा समाजशास्त्र और समावेशित शिक्षा, और शिक्षा नीति। शिक्षा नीति 1968 वाली, 1986 वाली और 2020 वाली। 2020 में जो अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसकी चर्चा भी है। तो इन सब का आपको अभ्यास करना है, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। ये सब आपके सिलेबस में समाहित हैं, ठीक है। और हम एक बार आपको जो ओल्ड पेपर है, गत वर्ष का पेपर है, उसको भी अपलोड कर देंगे, तो उससे भी आप लोग समझ लेंगे कि हम क्यों कह रहे हैं कि एक पुस्तक से पढ़ना उचित नहीं है, अनेक पुस्तकों से पढ़ना उचित रहेगा। अब प्रश्न ये भी होता है कि किस पुस्तक से हम पढ़ें और मैं किस पुस्तक से पढ़ाऊँगा। हम थोड़े बुंदेलखंड के हैं इसलिए हम बार बार हम का प्रयोग करते हैं, कई जगह पर हम मैं के स्थान पर हम का प्रयोग हो जाता है। तो मैं किस पुस्तक से पढ़ाऊँगा, तो उसका नाम है रचनानुवाद कौमुदी। अभी हम जो पढ़ेंगे अगला जो टॉपिक्स हैं, जैसे हमारे धातु रूप, शब्द रूप हैं, तो वो हम रचनानुवाद कौमुदी से पढ़ेंगे। उसमें कारक भी हम समझ लेंगे थोड़ा बहुत, टाप, गीस, गीप इत्यादि, मतुब, बतुब, समास भी समझ लेंगे, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, लगभग व्याकरणगत जितने भी चीज़ें हैं वो सब समझेंगे। पर चिंता मत लीजिए, हम कर्म, ये जो विभक्ति प्रकरण है उसको हम सिद्धांत कौमुदी से भी समझा सकते हैं, लघु सिद्धांत कौमुदी से भी समझा सकते हैं। निजंत कृदंत को भी हम समझाएंगे विशिष्ट रूप से भी, है ना। समाज को भी विशिष्ट रूप से समझाएंगे, बस वहाँ पर आपको प्रारंभिक रूप से समझाएंगे। जैसे कोई प्रथम बार संस्कृत पढ़ना चाहता है तो उसके लिए रचनानुवाद कौमुदी बहुत अच्छी पुस्तक है। आपने भले ही
पिछले गत वर्षों में कुछ भी ना पढ़ा हो तो आप कम से कम संस्कृत का बेसिक तो सीख ही लेंगे। हम इसके बाद फिर आपको थोड़ा विस्तृत ज्ञान भी देंगे, विशिष्ट ज्ञान भी देंगे। लघु सिद्धांत जो हमारे आर्ष ग्रंथ हैं, आचार्य प्रतिपादित हैं, मुनियों के द्वारा प्रतिपादित हैं, उन ग्रंथों को भी हम पढ़ाएंगे, समझाएंगे। ठीक है, तो चिंता मत कीजिएगा, ये मत सोचिएगा लघु सिद्धांत रचनानुवाद कौमुदी पढ़ा कर ही फुर्सत हो जाएंगे, उसके बाद भी हम आपको और ग्रंथ पढ़ाएंगे। ठीक, वो तो केवल प्रारंभिक लोगों के लिए है जो नहीं जानते हैं, जिन्होंने, और उससे आपकी संस्कृत भाषण शैली भी ठीक होगी, संस्कृत उच्चारण शैली भी ठीक होगी, है ना, संस्कृत का सामान्य ज्ञान भी ठीक होगा, संस्कृत होती क्या है वह भी समझ में आएगा, संस्कृत में वाक्य बनाना सीखेंगे, संस्कृत में अशुद्धि का परिमार्जन करना सीखेंगे। रचनानुवाद कौमुदी बहुत सुंदर पुस्तक है, आप पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे। फिर संस्कृत लिटरेचर जो है वो आप किसी भी वैदिक वाङ्मय नाम से एक पुस्तक है सर्वज्ञ भूषण गुरु जी की, उससे आप पढ़ेंगे। और भी दूसरी पुस्तकें हैं हमारे पास, एक NCERT की भी पुस्तक है, वेद कुछ करके है, तो उससे भी हम पढ़ सकते हैं। मैं आपको भेज दूंगा पढ़ाने के लिए, तो हमें किसी एक से ही पढ़ाएंगे, है ना, बहुत सारी पुस्तकों से पढ़ाना भी सही नहीं रहेगा। वेदांत दर्शन इत्यादि जो हैं वो हम किसी अन्य पुस्तकों से पढ़ेंगे जहाँ पर उपलब्ध है। पुराण रामायण ये तो सब लोग विद्वान हैं ही, इन विषय में आप सभी लोग कभी ना कभी पढ़े ही होंगे। रामायण महाभारत के बारे में तो सभी लोग जानते ही हैं, फिर भी थोड़ा विस्तृत अध्ययन कर लेंगे 18 पर्वों का। पिछली बार पर्व के बारे में अधिक पूछा गया था, पिछले पेपर में महाभारत के पर्व पूछे गए थे, रामायण के बारे में भी पूछा गया था, और जो MA वाला पेपर था उसमें तो भरत के पुत्र का नाम पूछा था। तो आपको थोड़ा अधिक विस्तृत अध्ययन भी करना है, जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि जटायु के पिता का नाम क्या था, है ना, जटायु के दादाजी का नाम क्या था, तो ये थोड़ा कठिन हो जाएगा। इसलिए आपको रामायण का भी गहन अध्ययन करना है कि जटायु के पिता का नाम भी बता पाएँ। बहुत सारे लोग, कई लोग तो ऐसे कथावाचकों को भी नहीं पता होता कि जटायु के पिता का नाम क्या है, तो वो MA के पेपर में पूछा था पिछली बार, आचार्य के पेपर में, हाँ, जो CVT का आचार्य का हुआ था, वो उसका अलग सिलेबस है। तो जो लोग आचार्य की तैयारी कर रहे हैं वो लोग इससे तैयारी ना करें, अगर उनका सिलेबस इससे मैच खाता है तो वही कर सकते हैं, नहीं करता है तो फिर ना पढ़ें, क्योंकि ये केवल BEd वालों के लिए है। अगर हमें समय मिला तो MA वालों को भी पढ़ाएंगे, और जो संस्कृत से एक विशिष्ट कोड का संस्कृत है उसको भी, उसका जो सिलेबस है उसको भी पढ़ाएंगे, जो लोग संस्कृत से MA करना चाह रहे हैं उनके लिए भी। फिर विशिष्ट ज्योतिष का भी है, ऐसे बहुत सारे अलग अलग विषयों से भी है, एक विषय से भी है। तो समय मिला तो हम सबको पढ़ा देंगे, समय नहीं मिला तो फिर क्या बताएं, क्योंकि थोड़ा आलस्य प्रमाद हमारे अंदर बहुत अधिक है, थोड़ा नहीं बहुत अधिक है, तो उसकी देखते हुए अगर समय मिला तो ज़रूर पढ़ाएंगे। और टीचिंग एप्टीट्यूड जो है उसकी हम आपके लिए PDFs भेज देंगे, और यहाँ वीडियो भी उपलब्ध कराएंगे। और भी जो आपके लिए समस्याएं आती हैं वो आप लोग कमेंट के माध्यम से अथवा पर्सनली भी बता सकते हैं। वैसे पर्सनली ना बताएं तो अच्छा रहेगा, क्योंकि WhatsApp पे तो हम बहुत अधिक ध्यान नहीं देते हैं, है ना, इसलिए यहाँ कमेंट करेंगे तो भी आप तो कहीं भी कर सकते हैं, खैर दिक्कत नहीं है, अभी तो फ्री ही हैं, तो जब कोई समस्या आए तो पूछ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो केवल सिलेबस समझिए, और हम पढ़ना अभी से क्यों प्रारंभ कर रहे हैं, इसका भी कारण है क्योंकि धातु रूप शब्द रूप जो हैं वो अभी से पढ़ेंगे तभी आपको आगे जाकर समझ में आएंगे। अभी सामान्य परिचय आप समझ लेंगे, लगभग 60 दिन में हम रचनानुवाद कौमुदी पढ़ लेंगे। अगर नियमित रूप से वीडियो आई तो लगभग 60 दिन में हो जाएगा, नहीं तो आप समझ लीजिए 60 से ज़्यादा दिन भी हो सकते हैं, है ना, क्योंकि रचनानुवाद कौमुदी में 60 अभ्यास हैं। फिर उसके बाद धातु रूप शब्द रूप इत्यादि जो हैं वो भी हम अभ्यास में लाएंगे। उसके बाद हम सन्नंत निजंत इत्यादि धातु रूप भी आपको समझाएंगे, और शब्द रूप धातु रूप बनते कैसे हैं वो भी हम, आप अगर समय मिला तो ये चीज़ भी समझा देंगे कि शब्द रूप और धातु रूपों का निर्माण कैसे होता है। उससे यह होगा कि आपको चीज़ पकड़ में आ जाएगी। अगर आपको किसी धातु के रूप याद नहीं आ रहे तो आप स्वयं भी बना सकते हैं, यदि किसी शब्द के शब्द रूप याद नहीं आ रहे तो स्वयं भी बना सकते हैं, तो वह भी अगर समय मिला तो हम आपको समझा देंगे। ठीक है, तो सिलेबस को आप समझ लीजिए भली प्रकार से। यदि आपकी जो पाठ्य पुस्तक है जिससे आप पढ़ रहे हैं उस पुस्तक में ये सिलेबस है तो आप उससे पढ़िए, नहीं है तो जितना उपलब्ध है उससे पढ़िए, और फिर भी नहीं उपलब्ध होता है तो फिर हमसे आप बातचीत कर सकते हैं, टेलीग्राम पर हम आपको PDF भेज देंगे। और एक और बात है, बड़ी ही गूढ़ रहस्य की बात है कि पुस्तक खरीदने की आवश्यकता नहीं है आपके लिए।
आप PDF से पढ़ें तो बेहतर रहेगा। यदि आप सामर्थ्यशाली हैं, पुस्तक खरीदने के योग्य हैं, आपके पास उतना अधिक धन है, तो आप बिल्कुल पुस्तक खरीदिए, पर मैं पुस्तक खरीदने के अधिक पक्ष में नहीं हूँ। यदि धन है तो बिल्कुल लीजिए भाई, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आपका पैसा आप रखें, पर हम चाहते हैं कि आप पुस्तक ना ही खरीदें, ऑनलाइन पढ़ें। उससे अच्छा है कि आप अपने खुद के नोट्स बनाएं। सबसे श्रेष्ठ बात यह है कि खुद एक नोट्स तैयार करिए अपने, और उन नोट्स को पढ़िए। पुस्तक से पढ़ने से आपका ज्ञान नहीं होगा, पुस्तक पढ़ने से वह पुस्तक में ही रह जाएगा, है ना। वो एक श्लोक भी है हमारे संस्कृत में कि पुस्तकस्तेस्तु या विद्या परहस्तगतम धनम कार्यकाले समुत्पन्ने नासा विद्या न तद्धनम। तो जो पुस्तक में विद्या होती है वह पुस्तक में ही रह जाती है। और हमारे एक प्रदीप गुरुजी हैं, वह कहते हैं कि विद्या कंठ में होनी चाहिए और पैसा गंठ में होना चाहिए। पैसा पकड़ में होना चाहिए और विद्या हमारे कंठस्थ में होनी चाहिए, कंठ में निवास करनी चाहिए। ठीक है, तो इसलिए विद्या को अपने दिमाग में, अपने कंठ में स्थित करिए और अपने खुद के नोट्स तैयार करिए, क्योंकि आप लिखने से भी कुछ आपका दिमाग जो है वह सीखता है, श्रवण से भी सीखता है। इसलिए अभ्यास करिए, अभी से प्रारंभ कर दीजिए शब्द रूप धातु रूप, और बढ़िया तगड़े से तैयारी करिए। मैं ये प्रेशर नहीं डाल रहा हूँ आपके लिए, अगर आपको शब्द रूप धातु रूप आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल मत पढ़िए, पर एक बार अभ्यास अवश्य करिए। कम से कम सप्ताह में 2 बार तो अवश्य पढ़िए, क्योंकि अनभ्यासा हता विद्या पद्म पुराण का वाक्य है, और आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अनभ्यासे विषम शास्त्रम। तो अभ्यास में रहना चाहिए शास्त्र, तभी वह हमारे लिए फलदायी होता है, नहीं तो वही शास्त्र हमारे लिए दिक्कत दे सकता है। अर्धक क्या है वह? अर्धक घटो घोषमुपैति नूनम, है ना। जो आधा ज्ञान होता है वह बहुत विष के समान ही, समझ लीजिए विष के समान ही होता है, हमारा ही ह्रास करता है, हमारी उन्नति नहीं करता। इसलिए पूर्ण ज्ञान ही होना चाहिए। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।